हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ओपी गर्ग है और आज हम बात करने वाले हैं कंसेंट या हाइजिस कंसेंट या हाइजिस कंसेंट विद डेथ ऑन टेबल कंसेंट के बारे में। कंसेंट का मतलब क्या होता है, हाइजिस कंसेंट का क्या मतलब होता है, हाइजिस कंसेंट विद डीओटी का क्या मतलब होता है, ये सब आज हम बात करने वाले हैं। सर्जरी से पहले जो ये कंसेंट या जो एक बोला जाता है कि फॉर्मेलिटी के रूप में जो पेपर साइन कराए जाते हैं उनका क्या मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस है, वो हमको साइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या साइन करने से पहले डॉक्टर से किन किन चीज़ों के बारे में आपको इसके बारे में जानना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो कंसेंट क्या होता है। कंसेंट एक आम भाषा में बोला जाए तो कंसेंट के रूप में डॉक्टर या एनेस्थेटिस्ट या सर्जन पेशेंट से ये परमिशन लेता है कि वो उसका इलाज कर सकता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो पेशेंट डॉक्टर्स को ये परमिशन देता है कि जो भी पेशेंट के भले में हो, जो कि मरीज के हित में हो, वो सभी काम वो कर सकता है पेशेंट के साथ, जो कि उसको लगता है कि ये पेशेंट्स की हेल्थ को बेटर कर सकते हैं या ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो आम बोलचाल की भाषा में एक तरीके से देखा जाए तो इसके अंदर कंसेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कि ये शो किया जाता है कि पेशेंट का डॉक्टर्स के ऊपर पूरा फेथ है, ख़ासतौर से जब आप सर्जरी करते हैं। क्योंकि नॉर्मली जब आप किसी मेडिसिन डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको मेडिसिन देते हैं, आप मेडिसिन ख़रीद के खाते हैं, तो ये नाउ उनके लिखने के बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो मेडिसिन ख़रीदते हैं कि नहीं ख़रीदते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो इसके अंदर कुछ कंसेंट जैसी चीज़ नहीं है, बिकॉज यू आर ऑल अवेयर, आप खुद होश में होते हैं, आप कॉन्शियस होते हैं, आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि आपको खाना है नहीं खाना है, आप उन डॉक्टर की बात से कितने प्रभावित हुए हैं, या आप डॉक्टर्स को किस तरीके से आंकते हैं। लेकिन सर्जरी में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग सर्जरी आप बेहोश होते हैं, तो आप अपना डिसीजन आप खुद नहीं ले सकते। जो आपको एनेस्थेटिस्ट या जो सर्जन मेडिसिन जो दे रहा है उसको रिफ्यूज़ करने का अधिकार या रिफ्यूज़ करने का इसी सेंसोरियम या कॉन्शियसनेस लेवल आपके पास उस समय नहीं होता है, क्योंकि आप बेहोश होते हैं। तो उसके अंदर आप टोटली डिपेंडेंट होते हैं सर्जन के ऊपर और एनेस्थेटिस्ट के ऊपर, या जो भी वहाँ पे असिस्टेंट सर्जन या जो भी कोई और डॉक्टर जो वहाँ पे अवेलेबल है जो कि आपको देख रहे हैं, आप उनके दिमाग के ऊपर या उनके एक कॉन्शियसनेस के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं कि वो आपके हित में फैसला लें, जो कि आपकी बॉडी के लिए या जो आपकी हेल्थ के लिए सबसे अच्छा हो। तो क्योंकि उस समय आप बेहोश होते हैं, क्योंकि उस समय आप अपने होश में नहीं होते, तो इसके लिए डॉक्टर और एनेस्थेटिस्ट या एनेस्थेटिस्ट और पेशेंट या पेशेंट और सर्जन के बीच में एक ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ट्रस्ट आपको है उनके ऊपर, और आप ये परमिशन दे दें उनको कि हाँ, आप जो भी आपको ठीक लगे मुझे एनेस्थेटाइज कर सकते हैं, हाँ आप जो भी ठीक लगे आप मेरा ऑपरेशन कर सकते हैं, और ऑपरेशन की भी जो भी टेक्निक आपको ठीक लगती है वो आप मेरे बॉडी के ऊपर या मेरे जिस्म के ऊपर कर सकते हैं। ये मैं आपको अधिकार देता हूँ फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, जब तक कि आप बेहोश हैं या जब तक कि आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर हैं। तो ये तो हुआ नॉर्मल कंसेंट के बारे में। अब नाउ व्हाट इज़ हाइजिस कंसेंट। हाइजिस कंसेंट का क्या मतलब होता है। ये जो नॉर्मल कंसेंट है ये तो आप मतलब कोई भी छोटी मोटी जैसे कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए भी जा रहे हैं तो भी आपको ये सब कंसेंट देनी पड़ेगी, बट कुछ सर्जरीज होती हैं जिसके अंदर आपको हाइजिस कंसेंट देनी पड़ती है। तो हाइजिस कंसेंट क्या होता है। तो हाइजिस कंसेंट ये होता है कि जैसे कोई पेशेंट ओल्ड एज पेशेंट है, कोई पेशेंट जैसे जिसको प्रेशर की बीमारी है, हाइपरटेंशन की है, डायबिटीज़ की बीमारी है, या किसी को कार्डिक प्रॉब्लम है, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, किसी को दिमाग की प्रॉब्लम है, उसको जिसको फिट्स होते हैं, दौरे पड़ते हैं, तो ये सब पेशेंट ऑपरेशन के दौरान या एनेस्थीसिया के दौरान बेटर की जगह ख़राब भी हो सकती। इनकी तबीयत जो पहले ऑपरेशन से पहले थी उससे ख़राब भी हो सकती है। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स व्हाट आई जस्ट नरेटेड यू, कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उनको दौरे की प्रॉब्लम है, या बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो गई है, कार्डियक प्रॉब्लम है, लंग्स की सीओपीडी, अस्थमा की कोई प्रॉब्लम है। तो क्योंकि एनेस्थीसिया जब हम देते हैं या जब सर्जरी करते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है। जब किसी भी पेशेंट को चाकू लगाया जाता है या काटा जाता है तो एक नॉर्मल बॉडी रिस्पॉन्स होता है कि बॉडी उससे हटने की कोशिश करती है,
क्योंकि अंडर एनेस्थेटाइज्ड कंडीशन, अंडर एनेस्थीसिया बॉडी हट नहीं पाती, तो पेशेंट का बीपी बढ़ सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकती है, सांस जल्दी जल्दी चल सकती है ना, कार्डिक रिदम में गड़बड़ हो सकती है। तो ये सभी चीज़ जो पेशेंट नॉर्मल है उस पेशेंट में अगर ऐसा होता है तो वो इजीली कंट्रोल की जा सकती है। लेकिन जिस पेशेंट में ऑलरेडी कोई दूसरी बीमारी है, जिनका प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, उसमें और अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। या जिसमें ऑलरेडी सांस की प्रॉब्लम है, उसकी सांस की तकलीफ और बढ़ जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए कि हाँ, इनमें ये इनकी तबीयत ख़राब ज़्यादा भी हो सकती है, इनको ऑपरेशन के बाद आईसीयू भी लग सकता है, वेंटिलेशन भी लग सकता है और जान भी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें जानते हुए भी पेशेंट उसके लिए कंसेंट देता है। ऑब्वियसली रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशो हर ऑपरेशन में देखा जाता है और हर सर्जन या एनेस्थेटिस्ट उनको एक्सप्लेन भी करता है कि हाँ, मतलब इसमें 10% चांस हैं आपकी डेथ होने के या आईसीयू लगने के या वेंटिलेशन के, लेकिन 90% चांस है कि शायद ना लगे, है ना। तो इस तरीके से वो हाई रिस्क उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि देखिए, हमको भी नहीं पता कि 90% में आप आने वाले हैं या 10% में आने वाले हैं, लेकिन 10% इसमें ये चांसेज हैं। फिर फैमिली मेम्बर्स, पेशेंट आपस में बात करके ये डिसीजन लेते हैं कि उनको ये ऑपरेशन विद हाई रिस्क कंसेंट करवाना है या नहीं करवाना। तो ये हो गया हाई रिस्क कंसेंट के बारे में कि आप जानबूझ के, मतलब आप ये जानते हुए कि हाँ, आपकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, फिर भी आप ऑपरेशन के लिए सहमति देते हैं। हालांकि मैं बताऊं कि जब भी कोई डॉक्टर हाई रिस्क कंसेंट लेता है, इट डजेंट मीन कि उसको हमेशा कुछ होगा ही। उसके अंदर से भी कोशिश यही होती है डॉक्टर की कि ये ठीक ही हो, ख़राब ना हो, बट ऐसा होने के चांसेज होते हैं। वो अलग अलग केस के अंदर अलग अलग परसेंट हो सकता है, अलग अलग बीमारियों के हिसाब से, अलग अलग ऑपरेशन के हिसाब से, अलग अलग सर्जरी के हिसाब से। नाउ हाई रिस्क कंसेंट विद DOT, जो कि एब्रीविएशन में बोला जाता है, इसका फुल मीनिंग होता है डेथ ऑन टेबल, कि पेशेंट की ऑपरेशन थिएटर में ही डेथ भी हो सकती। ऐसी भी कुछ सर्जरीज होती हैं जिसके अंदर हमको ये भी रिस्क लेके चलना होता है कि पेशेंट हो सकता है मर भी जाए ड्यूरिंग ऑपरेशन, तो इतना ज़्यादा उसका रिस्क है। तो वो भी हम लोग या डॉक्टर या सर्जन या एनेस्थेटिस्ट ये पहले से पेशेंट को बता के साइन कराते हैं। इसका क्या रीज़न है और इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैं बताऊं कि जो जितनी भी ब्रेन सर्जरीज होती हैं, क्योंकि ब्रेन, अगर किसी पेशेंट का ब्रेन चल रहा है तो ही आप उसको ज़िंदा बोल सकते हैं। आदमी के ज़िंदा होने के तीन मेन इसी इंडिकेशन है। उसका दिमाग चल रहा हो, उसका हार्ट चल रहा हो, उसका लंग्स यानी सांस पेशेंट ले रहा हो। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ काम नहीं कर रही तो आदमी डेड माना जाता है। अब क्योंकि दिमाग का ही ऑपरेशन है तो पेशेंट तो ऑलरेडी ही अधिकतर केसेस में बेहोशी की कंडीशन में आता है, तो उसको और बेहोश करना और बेहोशी के बाद वापस होश में लाना इट सेल्फ इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्योंकि जो आदमी पहले से ही बेहोश है उसको आप कैसे बेहोश कर देंगे, उसको तो होश में लाना एक्चुअली हमको। लेकिन क्योंकि उसकी सर्जरी करनी है, पेशेंट बिल्कुल मूव ना करे, पेशेंट बिल्कुल हिले नहीं ड्यूरिंग ऑपरेशन, तो उसको और ज़्यादा डीपली एनेस्थेटाइज्ड किया जाता है ताकि सर्जरी अच्छे से हो सके। बट उसके अंदर फिर होश में लाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो तो पेशेंट पहले से ही बेहोश था। तो उसके अंदर पेशेंट को 2-4 दिन, 5 दिन, कई बार काफ़ी दिनों तक वेंटिलेशन पे भी रखा जाता है, जिसको कि नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि कोमा में रहता है पेशेंट। तो पेशेंट वेंटिलेटर पे रहता है, फिर पेशेंट के गले में छेद करके कई बार ट्रेकियोस्टोमी वगैरह भी करनी पड़ती है। और अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा दिमाग का प्रेशर बन जाए, तो कई बार बढ़ जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती। तो इसलिए उन केसेस में हमको डेथ ऑन टेबल कंसेंट लेनी होती। सेकंड एग्जांपल में अगर आपको दूँ तो जैसे CABG होता है, बाईपास सर्जरी, आपकी जो हार्ट की जो बाईपास सर्जरी होती है, जिनमें पेशेंट में हार्ट अटैक होता है। तो हार्ट अपने आप में एक बहुत वाइटल ऑर्गन है। जैसे मैंने बताया कि जिंदा रहने की आपके पास 3 निशानियां हैं कि हार्ट चले, ब्रेन चले और लंग्स यानी रेस्पिरेशन चले। तो अगेन उसके अंदर आप हार्ट में ही ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हार्ट में पहले कोई प्रॉब्लम थी, इसीलिए तो आपको हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ा। तो जो पहले से ही प्रॉब्लमेटिक था उसी का आप ऑपरेशन करेंगे और फिर उसको ठीक होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक होगा नहीं होगा या और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो इस पर्टिकुलर केस में भी हमको हाई रिस्क विद डेथ ऑन टेबल कंसेंट लेनी होती। ऐसे ही थर्ड, जैसे मैंने बताया लंग्स का ऑपरेशन है या कोई बहुत बड़ी वेसल्स का है, कैरोटिड आर्टरी का है, आयोटा का ऑपरेशन है, ये सारे ऑपरेशन ऐसे हैं जो कि बहुत ही वाइटल ऑर्गन्स के ऑपरेशन हैं। तो इसके अंदर हमको हाई रिस्क विद DOT कंसेंट लेना ही होता है।
और इसके अंदर एक्चुअली पेशेंट के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं होता, या पेशेंट फैमिली मेम्बर्स के पास में, क्योंकि अगर वो ऑपरेशन नहीं करेंगे तो पेशेंट वैसे ही मर जाएगा। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है और उसको बचाने का तरीका ही है कि बाईपास सर्जरी करके उसको बचाया जा सकता है, तो हमको ये रिस्क लेना ही पड़ेगा, नहीं तो पेशेंट तो वैसे ही मर जाएगा। किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, तो अगर सपोज हम वो रिस्क लेके ऑपरेशन नहीं करते हैं तो पेशेंट तो बिना ट्राई किए ही मर जाएगा। तो इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कम से कम हमको एक ट्राई करके देखा जाना चाहिए, पेशेंट को एक कोशिश की जानी चाहिए कम से कम बचाने की। तो इन सभी चीज़ों के अंदर हमको हाई रिस्क विद डेथ ऑन टेबल कंसेंट लेनी होती है। नाउ अभी आप जो एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि ये डॉक्टर साहब हम डिसाइड कैसे करें कि हमको ये कंसेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए या क्या करना चाहिए। तो देखिए, इसका कोई बहुत सिंपल या स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई ऐसा रूल नहीं है कि किस में आपको देना है नहीं देना। मैं पर्सनली जो अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप ये सोचिए कि अगर आप ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी। क्या पेशेंट बिना ऑपरेशन के ज़िंदा रह पाएगा? अगर ज़िंदा रह सकता है तो आपको डेथ ऑन टेबल कंसेंट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर लगता है कि बिना ऑपरेशन के पेशेंट मर जाएगा तो ऑब्वियसली आपके पास DOT कंसेंट के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। सेकंड चीज़ आपको देखना है कि चलिए ठीक है, पेशेंट मरेगा तो नहीं, ज़िंदा रहेगा, लेकिन क्या पेशेंट चल फिर पाएगा? क्या पेशेंट अपना खाना पीना खुद कर पाएगा? क्या पेशेंट टट्टी पेशाब वगैरह अपने इच्छा से या अपने तरीके से जा पाएगा? अगर आपको लगता है कि हाँ वो ऐसा कर पाएगा तो प्रोबेबली आपको हाई रिस्क कंसेंट देने की भी ज़रूरत नहीं। बट अगर ऐसा नहीं है कि वो नहीं जा पाएगा, बेड रिडन हो जाएगा, तो प्रोबेबली मुझे लगता है कि फिर आपको हाई रिस्क कंसेंट देके ऑपरेशन कराना चाहिए, क्योंकि देन उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल एक ख़राब हो जाएगी, जो कि एक डिग्निफाइड या एक जो एक रेस्पेक्टफुल जो लाइफ होती है वो प्रोबेबली शायद उनकी ना हो। थर्ड चीज़ ये होती है कि पेशेंट का खुद का एक व्यू पॉइंट होता है, या फैमिली मेम्बर्स का खुद का एक व्यू पॉइंट होता है अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में। जैसे कि समझिए कोई 90 इयर्स का पेशेंट है जिसका हिप फ्रैक्चर हो गया है, तो अब वो हिप फ्रैक्चर के लिए अगर ऑपरेशन करने जाएगा तो डेफिनेटली उसमें हाई रिस्क कंसेंट लगेगा। लेकिन अगर वो नहीं कराते हैं ऑपरेशन तो शायद वो चल फिर ना पाएँ जो बाकी की लाइफ है। तो आपको ये देखना है कि क्या पेशेंट ऑपरेशन से पहले चल सकता था? क्या पेशेंट जब उसका फ्रैक्चर हुआ था, क्या उससे पहले वो पेशेंट चल सकता था या नहीं चल सकता? क्योंकि 90 इयर्स की एज में एनीवे काफ़ी लोग वैसे ही नहीं चल फिर पाते बिना फ्रैक्चर के। तो अगर पेशेंट बिना फ्रैक्चर के ही नहीं चल फिर पाता था तो इसमें इस चीज़ के चांसेस बहुत कम है कि वो ऑपरेशन के बाद भी चल फिर पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी फिजियोलॉजी पहले ही बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन अगर पेशेंट फिजियोलॉजिकली वेरी एक्टिव था या ठीक ठाक चल फिर पाता था, एटलीस्ट टट्टी पेशाब वगैरह अपने आप कर लेता था, तो फिर उसमें उम्मीद है कि शायद वो ऑपरेशन के बाद चल फिर पाए। तो इस तरीके से आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको हाई रिस्क कंसेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। फोर्थ थिंग ज़्यादा मैं बोलूँगा कि फैमिली मेम्बर्स अपने पेशेंट के बारे में या अपने मम्मी पापा के बारे में या जो भी एक पेशेंट इन कंसर्न जो है उनके बारे में किस तरीके से सोचते हैं। कुछ फैमिली मेम्बर्स चाहते हैं कि नहीं, हमारे मम्मी पापा तो जस्ट जिंदा रहें, चाहे वो चलें फिरें ना, हम लोग उनका सब सेवा कर देंगे, टट्टी पेशाब वगैरह खाना पीना हम सब खिला देंगे, उनको करवा देंगे सारी सेवा। तो इन दैट कंडीशन मेरे को लगता है हाई रिस्क कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, आप फिर उनकी घर पे सेवा कीजिए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, मम्मी पापा खुद अपने आप अपना खाना पीना खाएँ, अपनी एक रेस्पेक्टफुल लाइफ जिएँ, डिग्निफाइड लाइफ जिएँ, अपना काम अपने आप करें, तो प्रोबेबली उसमें हाई रिस्क कंसेंट देके और एक सर्जरी की रिस्क ले लेना मेरे को लगता है ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। तो ये सारी बातें थी हाई रिस्क कंसेंट और हाई रिस्क विद DOT, डेथ ऑन टेबल कंसेंट के बारे में। कोई भी आपके इससे रिलेटेड सवाल जवाब हो तो आप मुझसे इसी चैनल पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।